नमस्कार दोस्तों। पंचायती राज के पिछले वीडियोज़ में हमने पंचायती राज के बारे में विस्तार से चर्चा किया, जिसमें हमने उसके इतिहास, उसकी समितियों, पंचायती राज का अर्थ, पंचायती राज के संवैधानिक प्रावधान, पंचायती राज में किन किन अनुच्छेदों का प्रयोग किया गया है, उनका हमने विस्तार से वर्णन किया। क्योंकि वो जो हमने चर्चा की, वो चर्चाएं प्री परीक्षा के लिए, फैक्चुअल परीक्षा के लिए अनिवार्य होती हैं। उसमें एक एक पॉइंट्स को हमने डिटेल में डिस्कशन किया। आप लोग अगर उसको अच्छे से समझ लेंगे तो प्री एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे। लेकिन केवल उससे ही केवल बात नहीं बनती है, क्योंकि जब आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो आपको मेंस देना होता है और मेंस में विश्लेषण किया जाता है। तो आज हम विश्लेषण के पॉइंट ऑफ व्यू से, एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से पंचायती राज का अध्ययन करने के लिए आए हैं। ये असिस्टेंट रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी 2024 के लिखित पेपर में, जुडिशरी के लिखित पेपर के जीएस में, पीसीएस एवं मेंस के जो आपका जीएस का रिटन पेपर होता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। या ऐसे यूजी और पीजी, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, अगर कोई इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल वर्क, रूरल डेवलपमेंट, इन सब में कर रहा है तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो एक क्वेश्चन आज मैंने लिया है और इस क्वेश्चन मैंने सब कुछ समाहित करने का क्वेश्चन किया है। मान लीजिए आपके मेंस में प्रश्न आता है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था के संवैधानिक प्रावधानों का वर्णन कीजिए, पंचायती राज व्यवस्था का महत्व एवं प्रमुख चुनौतियां एवं समाधान के सुझाव दीजिए। अब इसमें देखिए हर चीज़ शामिल हो गई है। तो आप कोई भी प्रश्न का उत्तर आप जब लिखते हैं तो आप प्रस्तावना से शुरू करते हैं और प्रस्तावना में आप पंचायती राज बताते हैं, पंचायती राज है क्या, थोड़ा इतिहास में ले जाएंगे। आप बताएंगे कि हमारे यहाँ पर पंचायत और ग्राम का उल्लेख वैदिक काल से चला आ रहा है और बहुत अधिक समय समय पर इसका प्रयोग होता रहा है। वर्तमान में 1959 में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था नागौर, राजस्थान से प्रारंभ हुई थी। इसका आप वर्णन करेंगे और वर्णन करने के साथ साथ प्रस्तावना में, क्योंकि इसको प्रस्तावना विस्तार नहीं करना होता क्योंकि आंसर लंबा होता है, फिर आप बताइए लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण प्रणाली क्या है। पंचायती राज में जो सत्ता होती है वो निचले स्तर पर स्वतंत्रता के साथ केंद्र, राज्य और स्थानीय जो प्रशासन होता है, लीडरशिप होती है, उनके साथ सामंजस्य के साथ इसको प्रयोग किया जाता है, जिससे निर्णय लेने में सहजता होती है और ग्रास रूट लेवल पर, ग्राम लेवल पर लोगों को स्वशासन करने का अवसर प्राप्त होता है। इसके बारे में बताइए और फिर बताइए हमारे देश में त्रिस्तरीय व्यवस्था पंचायती राज के रूप में की गई है, ग्राम स्तर, पंचायत स्तर और जिला स्तर। फिर आप बताइए कि इसका उद्देश्य स्थानीय स्तर पर विकास की योजना बनाना है, क्रियान्वयन करना है और निर्णय में उसको सत्यता होती है। तो ये एक पैराग्राफ में आप बहुत संक्षेप में जो मैंने 4-5 पॉइंट लिखे हैं उसको आप लिख के ख़त्म कर दीजिए। इसके बाद अब संवैधानिक प्रावधान आ जाइए। संवैधानिक प्रावधानों पर मैं चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि पिछले 3 वीडियो पर मैंने संवैधानिक प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा किया है। तो आप उसमें सारे आर्टिकल, ग्राम सभा, पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला पंचायतें, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, आपके आरक्षण, इन सभी पॉइंट्स को आप बाकायदा एलेबोरेट कर देंगे। जो 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज लागू किया गया था, उसके संवैधानिक प्रावधान निम्नवत है, आप उल्लेख करते जाइएगा पुराने नोट्स को निकाल करके। फिर आता है इसके महत्व क्या है। अब ये यहाँ से हम लोग आज के टॉपिक का सबसे महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि हमें फैक्चुअल जानकारी के साथ साथ कुछ पॉइंट हमेशा याद रखने चाहिए। तो ये पॉइंट आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कोशिश करिए रजिस्टर में इसका चार्ट बना लीजिए। फिर आपको एक पेज में जब ये चार्ट बना रहेगा तो आपको कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। एक चार्ट से ही आपको काम हो जाएगा। बस उसमें संवैधानिक प्रावधान आप पिछले चार्ट से नोट कर लीजिएगा। तो महत्व क्या है पंचायती राज का? स्थानीय शासन को सशक्त बनाना,
मानी बात है, पंचायती राज एक संवैधानिक व्यवस्था है और जब उसके अंतर्गत योजनाएं बनाने, मैंने आपको बताया था कि 11वीं अनुसूची में आपका 29 विषय हैं जिस पर लोकल लेवल पर पंचायतों में उस पर आप काम कर सकते हैं। तो स्थानीय शासन को सशक्त बनाएगा क्योंकि वहाँ पर स्वयं प्रधान डिसीजन मेकिंग लेंगे। वार्ड के मेंबर, ग्राम सभा को मजबूत किया गया है। साल में कम से कम 2 बैठक 3 बैठक होगी और उसमें सारी नीति संगत निर्णय ग्राम सभा लेगी, ये माना गया है। तो मानी बात है कि आपका जो ग्रास रूट लेवल बहुत मजबूत हो जाएगा। जो काम लोकसभा राज्यसभा करते हैं, जो राज्यों में विधानसभाएं करती हैं, वो काम आपके ग्राम पर ग्राम सभा करेगी। तो स्थानीय शासन सशक्त हुआ। लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर सुदृढ़ करना, बिल्कुल डेमोक्रेसी दिखेगी। जब ग्राम सभा के जो भी बालिग व्यक्ति हैं, 18 साल की आयु पूरी कर चुके हैं, मत डालने का अधिकार है, उनके नामों से जब वोटर लिस्ट बनेगी, वो वोटर लिस्ट के व्यक्ति ही आपके लोकसभा के मेंबर होंगे, सदस्य होंगे, और वो सदस्य ही पूरे ग्राम सभा के नीतियों को बनाएंगे, योजनाएं बनाएंगे। और जब योजनाएं बनाएंगे तो आपस में बैठकर बातचीत कर डिस्कशन करके बनाएंगे और वो योजनाएं उस गांव, उस क्षेत्र के में प्रयोग की जाने वाली होंगी, उसके लायक होंगी। तो जब ये चीज़ें आएंगी तो आप समझ सकते हैं लोकतंत्र को हम जमीनी स्तर पर देखेंगे। तीसरा, निर्णय लेने की प्रक्रिया में स्थानीयता का महत्व, मानी बात है। जब योजनाएं बनाएगा ग्राम सभा और ग्राम पंचायतें तो निर्णय तो लोकल लेवल पे ही होगा। महिलाएं, कमजोर वर्गों की राजनीतिक भागीदारी, हमारे अनुच्छेद में कह चुके हैं हम आपके पंचायती राज एक्ट में कि महिलाओं, कमजोर वर्गों को आपका परसेंटेज निश्चित है। ये संवैधानिक प्रावधान है, कंपलसरी है। महिलाओं को 1/3 और SC ST को जो उनकी आबादी के अनुसार जो आरक्षण परिचालित है वो दिया जाएगा। इससे उनको राजनीतिक भागीदारी का मौका मिलेगा, वो चुनाव जीतेंगे और एक पॉलिटिकल उनकी पार्टिसिपेशन होगा। नागरिक भागीदारी में अभिवृत्त पीपुल्स या सिटीजन पार्टिसिपेशन होगा, क्योंकि ग्राम सभा को ही निर्णय लेने का अधिकार होता है किसी नीति संबंधी मामलों में। यदि ग्राम पंचायत को बजट भी प्रस्तुत करेगी तो उसको ग्राम सभा में रखा जाएगा। तो वहाँ के सारे सिटीजन हैं, जितने भी बालिग सिटीजन हैं जिनको वोट डालने का अधिकार है, वो सब पार्टिसिपेट करेंगे। स्थानीय विकास की योजनाएं, जब ग्राम सभा में कोई योजना बनेगी तो उस ग्राम के लिए बनेगी, कहीं बाहर के लिए तो बनेगी नहीं। तो स्थानीय विकास भी होगा। सामाजिक न्याय को बढ़ावा, सोशल जस्टिस भी होगा। जब लोकल लेवल से, स्थानीय लेवल से, ग्रास रूट लेवल से सभी जातियों को देखकर योजनाएं बनेंगी। अनुसूचित जाति, जनजाति को निर्वाचन का अधिकार होगा, पार्टिसिपेट करने का अधिकार होगा। इसके अलावा राज्यों की विधानसभा को पर छोड़ दिया गया है कि वो चाहे तो अदर्स बैकवर्ड क्लास, अल्प जो आपके अतिरिक्त पिछड़ा वर्ग जो हैं, उनको भी आप ये लाभ दे सकते हैं आरक्षण का। तो अब सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिलेगा। सामाजिक न्याय को बढ़ावा इसलिए मिलेगा कि वहाँ को देखते हुए आपको वृद्धावस्था पेंशन है, गरीबी की पेंशन है, आपको कि असमर्थता पेंशन है, विकलांगता पेंशन है, इस प्रकार के योजनाएं बनेंगी तो सामाजिक न्याय मिलेगा। शासन की गुणवत्ता में सुधार है। क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस में भी इम्प्रूवमेंट होगा। जब कोई भी चीज़ पारदर्शिता के साथ और सबके साथ मिलकर की जाती है, कोई योजना पारदर्शिता के साथ सबके बीच में बनाई जाएगी और रखी जाएगी, गांव के आम सभा में रखी जाएगी, तो गुणवत्ता में सुधार हो गई होगा। नेतृत्व का विकास, सीधी लोकसभा विधानसभा के लिए चुनाव लड़ने से पहले लोग अपने गांव में वार्ड के मेंबर के लिए निर्वाचन के लिए पार्टिसिपेट करेंगे। तो ग्रास रूट लेवल से नेतृत्व करने की उनमें क्षमता आएगी और वो आगे बढ़ेंगे, तो आपका नेतृत्व का विकास भी होगा। राजनीतिक शिक्षा, पॉलिटिकल एजुकेशन भी मिलेगी, क्योंकि पॉलिटिकल एजुकेशन की जो पाठशाला होती है वो गांव होगा, तो उसी से वो धीरे धीरे एक अच्छे राजनेता और राजनीतिक कला कौशल सीख लेंगे। जवाबदेही, पारदर्शिता, क्योंकि जब हमने पूरी डिवोल्यूशन कर दिया है, आपका हस्तांतरण कर दिया है शक्तियों का, 29 कार्यों का ग्रास रूट लेवल पर, पंचायत स्तर पर लेवल पर,
तो और उसको ग्राम सभा पंचायतें मिलकर वार्ड के मेंबर आपस में बैठ कर इस काम करेंगे तो जवाबदेही भी रहेगी, पारदर्शिता भी रहेगी, गाँव के एक एक व्यक्ति ये जानेगा कि मेरी पंचायत क्या काम कर रही है। अब आता है समस्याएं भी देखिए बहुत है, चुनौतियां समस्याएं बहुत है देश में। पंचायती राज अधिनियम ला तो दिया गया, लेकिन अभी भी उनको बहुत चीज़ें मिली नहीं है। जैसे वित्तीय संसाधनों की कमी, आज ही वित्तीय संसाधन है, आज भी हमारे ग्राम पंचायतों के पास कोई संसाधन नहीं है। देखिए कहाँ से वो टोल टैक्स ले नहीं पाते हैं, ऑक्टेरी ले नहीं पाते हैं, किसी प्रकार का एसेट्स पर कोई भी टैक्स लगा नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको भी चुनाव के बाद आते हैं, उनको बाद में भी चुनाव में जाना होता है, तो ग्रामीण लोगों पर ज़्यादा वो अनावश्यक नहीं डालते। और जो संसाधन प्राप्त होते हैं वो सीधे ग्राम सभा को नहीं मिलते हैं, वो ऊपर से विभिन्न योजनाओं के माध्यम से बाउंडेशन करते हुए कि स्पॉन्सर्ड स्कीमें हैं, आपको उन्हीं में पैसा खर्च करना है और उन पैसों उस योजना में अपनी ओर से आप कोई भी फेरबदल नहीं करेंगे। उनके अपने कोई निजी संसाधन नहीं है जिस कारण कि वो अपनी कोई योजना बनाकर उस पैसे से अपनी योजना बनाकर कुछ विकास काम कर लें। जो भी ऊपर से थोपी जाती है आपके जिले के स्तर से या राज्य के स्तर से, उसके आधार पर करना होता है और उसका मुख्य कारण है वित्तीय संसाधन। उनके अपने कोई वित्तीय संसाधन नहीं है। प्रशासनिक क्षमता कमी, आज भी ग्रामीण लेवल पर कोई भी अधिकारी तैनात नहीं है। एक अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी के अलावा पूरे ग्रामों के लिए, ग्राम पंचायत के लिए अन्य कोई अधिकारी नहीं है। और वह भी ग्राम पंचायत और ग्राम विकास अधिकारी एक साथ कई गाँव को देखता है, तो जिसके कारण प्रशासनिक क्षमता कमी है, प्रशिक्षण का अभाव रहता है, राजनीतिक हस्तक्षेप बहुत होता है। जिस दल की सरकार होती है उसके लोग ही अपना हस्तक्षेप रखते हैं, और जबकि पंचायती राज में राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसको माना गया है कि ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है। ये तो बहुत स्थानीय स्वशासन पर लोगों की बिना राजनीतिक हस्तक्षेप के, पक्षपात के काम को करना चाहिए। जन सहभागिता भी कमी है। जब आपकी जागरूकता नहीं होती है, प्रशासनिक क्षमता नहीं होती है, तो जन सहभागिता है। वार्ड के मेंबर चुनाव निर्वाचित तो होते हैं, और जो आपके ग्राम सभा के 18 साल के ऊपर के जो नवयुवक हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते योजनाओं में। उन्हें ये पता ही नहीं है कि ग्राम सभा की क्या शक्तियाँ हैं। इससे कारण जन सहभागिता में कमी रहेगी। भ्रष्टाचार है, क्योंकि जब जन सहभागिता की कमी रहेगी, आपकी प्रशासनिक क्षमता की कमी रहेगी, तो भ्रष्टाचार भी होगा। योजनाओं के बारे में लोगों को पता नहीं होगा तो भ्रष्टाचार भी होगा। शिक्षा और जागरूकता की कमी, ये से जुड़ा हुआ है। जन सहभागिता और शिक्षा जागरूकता की कमी रहती है तो भ्रष्टाचार हो जाएगा। स्थानीय नेतृत्व की कमी, लोग, ये तो कहा गया है कि वार्ड के मेंबर और ग्राम पंचायत प्रधान के रूप में आप निर्वाचित होइए, वहीं के लोग निर्वाचित होइए जो जहाँ पर लोग रह रहे हैं, लेकिन ये इसमें नेतृत्व की कमी होती है। लोग निर्वाचित तो हो जाते हैं, लेकिन उनके अपने कर्तव्य दायित्व ही नहीं पता है। प्रशिक्षण का अभाव है, प्रशिक्षित नहीं किया गया है, योजनाओं के बारे में नहीं बताया गया, उनको अपने एक्ट के बारे में नहीं पता है, किस प्रकार से हम वहाँ की जनता के लिए काम कर सकते हैं उनको यह भी नहीं पता है। तो नेतृत्व कमी है। दलीय राजनीति का प्रभाव हमने पहले ऊपर बता दिया, राजनीतिक हस्तक्षेप, वही लाइन यहाँ पर आएगी। दलीय राजनीतिक प्रभाव है, जो वहाँ पर जिस पार्टी की सरकार है राज्य में, उसका ही प्रभाव दिखेगा। प्रशासनिक जटिलता, आज भी प्रशासनिक जटिलताएं, शब्दावलियाँ प्रशासन की वही पुरानी है अंग्रेजों के समय की, जो कि एक ग्रामीण परिवेश में जो सामान्य लोग हैं वो उन प्रशासनिक जटिलताओं को नहीं समझ पाते हैं। और जटिलताएं, नियम कानून भी, प्रक्रियाएं भी, योजनाओं बनाने की प्रक्रिया भी, स्वीकृत भी, सब पुराने समय की तरह है। वो सभी नियमों से जुड़े हुए हैं, तो उसके कारण भी एक समस्याएं हैं। अनुश्रवण कमी, कोई मॉनिटरिंग करने वाला नहीं है कि किस प्रकार पंचायतों का काम हो रहा है, किन किन चीज़ों, किस किस प्रकार से एक टारगेट प्रोग्राम होना चाहिए। कोई ऐसा नहीं है जो इवेलुएट कर पाए, कि समय समय पर देख पाए कि अगर कुछ कमी रह गई है तो उसको सुधारते चलें क्रमता से। न्यायिक अधिकारों की कमी, न्याय पंचायतों की बात तो की गई है, लेकिन न्याय पंचायतों का गठन नहीं है। ग्राम प्रधान के पास, चाहे ब्लॉक प्रमुख हो या जिला पंचायत, उसके पास कोई भी जुडिशियल अधिकार नहीं है, और जुडिशियल अधिकार न होने के कारण किसी पर वो दंड नहीं लगा सकता, इसलिए यह भी एक समस्या है। ओम्बुड्समैन का अभाव, शिकायतें कहाँ करें, अगर कोई समस्या होती है तो अपने ग्रामीण लेवल पर, ग्राम पंचायत लेवल पर कोई भी ओम्बुड्समैन का अभाव है जो निष्पक्ष उसकी शिकायत की जांच कर पाएगा। शिकायत की जांच वही करते हैं जो शिकायत के लिए जिम्मेदार अधिकारी होते हैं। ब्लॉक के बीडीओ
सीडीओ डीडीओ यही लोग ही जांच करते हैं, तो उनसे हम अपेक्षा नहीं कर पाते, क्योंकि वही नीतियों को क्रियान्वयन कराने वाली एक एजेंसी होती है, उन्हीं के पास शिकायत जाती है। तो इसलिए एक निष्पक्ष ओम्बुड्समैन लोकपाल होना चाहिए, जिसका काम केवल शिकायतों का जांच करना है और क्रियान्वयन से उसका कोई जुड़ाव नहीं होना चाहिए योजनाओं का। प्रशिक्षण समस्या, एक साथ 5 लाख 6 लाख आपके निर्वाचित सदस्य आते हैं, लेकिन उनका पूरे देश में प्रशिक्षण, व्यवस्थित प्रशिक्षण नहीं है। तो एक ये भी है। ग्राम सभा की बैठक ना होना, कहा गया है कि योजनाओं को पास किया जाएगा ग्राम सभा में, लेकिन बैठकें नहीं होती हैं। ऐसे ही हस्ताक्षर करा लिए जाते हैं जगह रजिस्टर को ले जाकर, और लोग हस्ताक्षर कर देते हैं, मान लिया जाता है कि योजना पास हो गई। तो ये आपके समस्याएं हैं। इसी से आप सुझाव निकाल लीजिएगा कि सुझाव में आप कहिएगा कि जनप्रतिनिधियों अधिकारियों के मत सामंजस्य होना चाहिए, नीतिगत निर्णय ग्राम सभा को लेना चाहिए, ग्राम पुलिस और न्याय पंचायत होनी चाहिए, ग्राम सचिवालय होना चाहिए जहां पर बैठ के सारे अधिकारी और प्रधान ग्राम के समस्याओं का और योजनाओं का क्रियान्वयन करें, सोशल ऑडिट होना चाहिए, बाहर एजेंसी देखे कि गांव में कितना विकास हुआ है और कितना ईमानदारी से विकास हुआ है, और जो विकास हुआ है उस पर जो खर्च किया गया है क्या वह उचित है। वही सोशल ऑडिट द्वारा ही भ्रष्टाचार का भी आकलन किया जाएगा। चुनाव राजनीतिक ना हो, मतलब कि विभिन्न दलों के लोग जब ये कहते हैं कि हम चुनाव लड़ रहे हैं, उसके निशान पर चुनाव लड़ते हैं, वो गलत है। उसी से राइवलरी होती है, शत्रुता होती है, आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं, और ये स्थानीय स्वशासन राजनीतिक दांव पेच का शिकार हो जाता है। शिकायत निवारण तंत्र होना चाहिए, मैंने पहले बता दिया। एक ओम्बुड्समैन होना चाहिए जो शिकायतों की निष्पक्ष जांच करे, उनके पास वित्तीय संसाधन दिए जाए। तो समस्याओं से ही सुझाव आपके निकल आएंगे। निष्कर्ष में आप लिखेंगे, जवाहरलाल नेहरू जी ने, भारत के पहले प्रधानमंत्री जी ने कहा था, और उन्हीं के समय में 1959 में नागौर से पंचायती राज लागू हुआ था। वर्तमान में तो 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ है। पहला राज्य मध्य प्रदेश बना था, जिसने मई 94 में चुनाव कराया था ग्राम पंचायतों का, लेकिन उससे पहले देश की आज़ादी के बाद 1959 में नागौर में हुआ था। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था गांव के लोगों को अधिकार सौंपना चाहिए। इससे आप निष्कर्ष निकाल के बात खत्म कर देंगे। सबसे लास्ट में निष्कर्ष निकालेंगे। गांव के लोगों को अधिकार सौंपना चाहिए, उनको काम करने दो, चाहे वे हजारों गलतियां करें, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पंचायतों को अधिकार जरूर दो। इन लाइनों के साथ पंचायती राज टॉपिक समाप्त होता है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।